हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की बड़ी ख़बर आलमी अदालत इंसाफ का कुलभूषण यादव के बारे में फ़ैसला है, जिसके मुताबिक भारत की इस्तदा को आलमी अदालत इंसाफ ने मुस्तरद किया है, जिसमें कुलभूषण की फांसी के फ़ैसले को कलअदम करार देने का मुतालबा किया गया था। उसके अलावा भारत की इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया गया है, जिसमें कहा गया था कि कुलभूषण को भारत के हवाले किया जाएगा। ये तो बहैसियत पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ था कि पहले बताऊं कि भारत को कहाँ रिजेक्शन हुई है। बहरहाल हमारे लिए क्या है इस फैसले में, हमारे लिए भी बहुत से लोग कह रहे हैं ज़ाहिर बेसिक फैक्ट्स हैं कि कुलभूषण कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा। मगर पाकिस्तान के बारे में कुछ जिस बारे में मैं थोड़ा सा फ़िक्रमंद भी हुआ, जो अदालत ने पाकिस्तान को जो हिदायत जारी की हैं उसमें कहा गया है कि बिना किसी ताख़ीर के भारतीय हाई कमीशन को कुलभूषण यादव से मिलने की इजाज़त दे। पाकिस्तानी हुकूमत और भारतीय जासूस को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत इस बारे में उनके हकूक़ से भी आगाह किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि कुलभूषण यादव को कानूनी मावनत भी फराहम की जाए ताकि वो अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का दिफा कर सकें। ताहम अदालत इंसाफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव के फ़ैसले पर वियना कन्वेंशन की रोशनी में नज़र सानी करे और इस बात को यकीनी बनाए कि कुलभूषण का ट्रायल जो है वो वियना कन्वेंशन में कैदियों को दिए गए हकूक़ के मुताबिक हो। इस फैसले में ये भी कहा गया कि जो मिलिट्री ट्रायल की कुछ डिटेल्स दी गई अदालत को, उसमें ये कहा गया कि जो आर्मी चीफ़ के सामने जो मर्सी पिटिशन रहम की अपील फ़ाइल की है उसकी मियाद 60 दिन थी, मगर अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए भी 2 दरख्वास्तें यादव की तरफ से आई हैं। जो सदारती पार्डन के लिए है वो रहम की अपील, उसकी मियाद 90 दिन है, मगर अदालत इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने उस अमल के बारे में नहीं बताया कि जिसके तहत ये रहम की अपीलें किस तरीके से इनका प्रोसीजर होता है। आलमी अदालत इंसाफ के गुज़िश्ता बरस किए गए पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले का भी हवाला दिया, जिसमें फ़ौजी अदालतों की जानिब से 70 अफराद को दी गई सज़ाओं को यकमुश्त कलअदम करार दे दिया गया था। इस फ़ैसले पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, क्योंकि हुकूमत जो है इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ गई थी। उसका भी जो है अदालत ने आलमी अदालत इंसाफ ने उसका ज़िक्र किया और भारत के इस्तदलाल को तस्लीम किया, जिसमें कहा गया कि न सिर्फ कुलभूषण यादव बल्कि भारत को भी इस बारे में बरवक्त मालूमात फ़राहम नहीं की गई और ना ही कुलभूषण को रसाई दी गई। दोनों ममालिक में विन विन सिचुएशन के बारे में भी कहा जा रहा है। मुझे ये लगता है कि ये फ़ैसला अमूमन इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल हैं वो जब भी बैनुल-अक़वामी सतह पर जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसी जजमेंट आती है जो दोनों तरफ का ख्याल रखती है, और इसमें भी दोनों तरफ ज़रूरी नहीं है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जितने हैं उनमें जितनी भी जजमेंट्स आई हैं अब तक, मैं कल परसों भी हम जिक्र कर रहे थे, वो ज़्यादातर तो नहीं, ये इंडिया पाक की बात, पाकिस्तान इंडिया की मैं भी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया की बात कर। आर्बिट्रेशन में जब भी गए हैं तो ज़्यादातर जो जजमेंट्स हैं उनका हम तज़किरा कर चुके हैं कि वो इंडिया के हक़ में आई। ये जो पाकिस्तान जो है ये जो आज का फ़ैसला है, आप याद करें पाकिस्तान ने डिफेंस किस बात पे किया था। एक चीज़ पकड़ी थी कि जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 जो है वो जासूसों पे लागू नहीं होता जी। इस पे पूरा दलाइल की इमारत तामीर की गई थी। आज मेरे हिसाब से, बाकी तो आपने बता दिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी बुनियादी पूरा फ़ैसला बुना गया, जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आर्टिकल 36 की जो इंटरप्रिटेशन आलमी अदालत इंसाफ ने की है कि कतई नज़र इसके कि वो जासूस है गैर जासूस है कुछ भी है, वो एक गैर मुल्की है, किसी मुल्क का शहरी है, ठीक है, लिहाजा काउंसलर तक रसाई उसका हक है और अपनी मर्जी। फिर जो उस मुआहदे को उसने अदालत इंसाफ ने कहा है कि जो बायलैटरल मुआहदे हैं पाकिस्तान और भारत के, जिस मुआहदे की तरफ इशारा भी है 2008 के ऐसे लोगों को रसाई नहीं दी जाएगी जो जासूसी में मुलव्विस हों, तो अदालत ने कहा ऐसे मुआहदे जो है वो आलमी अदालत इंसाफ की जुरिस्डिक्शन को सप्लीमेंट कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं। और दूसरी बात है कि देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी शायद ये भी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो डिक्लेयर करे कि ये वाकई जासूस हैं या नहीं। बिल्कुल, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब मतलब टू गिव द अदर साइड ऑफ द पर्सपेक्टिव, और थोड़ी सी आपकी जो बात थी वो मैं सपोर्ट करूं। यार देखो, स्टेटस को तो मेंटेन ही हुआ है ना।
ٹیکنیکلی دیکھو ہم ٹیکنیکلی یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی 14 ججز نے انڈیا کی یہ بات کو سپورٹ کیا, ایک نے ریجیکٹ کیا, اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ باٹم لائن کیا ہے. دیکھیں انڈیا کی جو ڈیمانڈس تھی کہ بھائی ملٹری کورٹس کی کنوکشن اور سینٹنس از ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, انہوں نے یہ کہیں بات نہیں کی کہ اٹ از ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. ہاں کونسولر ایکسیس گرانٹ کی گئی ہے. اگر آپ انڈین میڈیا کی کوریج دیکھیں, ہاں Modi strike on Pakistan 2.0, great victory for Pakistan, I mean for India, sorry, and so on and so forth. اس حد تک کہ ہماری جو ریما عمر صاحبہ ہیں, ہاں جو ہیں انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس کی لیگل ایڈوائزر ساؤتھ ایشیا, وہ ICJ پڑھ کے سمجھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی وہ نمائندے ہیں. تو اس حد تک بات ہے. اب ایگزیکٹلی یہاں پر کیا ہوا ہے میرے خیال ہم بحث کرتے رہیں گے, بٹ لیٹس ٹاک ٹو ریما اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم ریما, ویلکم ٹو دی شو. اور ریما اگنور کر دیں کہ اب تک ہم نے جو بھی بک بک کی ہے. ایک تو بہت مبارک کہ اب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ریپرزینٹیٹیو ہو گئی ہیں, آپ نے بتایا ہی نہیں, بہت افسوس کی بات ہے. تو آپ کا کیا ویو ہے؟ پہلے چلے لیگلی اور ٹیکنیکلی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. 2-3 چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جو میں بات کروں گی وہ نیشنلسٹ لینس سے یا پولیٹیکل لینس سے نہیں کروں گی, بالکل لیگل لینس سے کروں گی ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا جب میں یہ ججمنٹ پڑھتی ہوں, سب سے پہلا سوال جو میرے سامنے آتا ہے وہ ہے ایڈمیسیبلٹی کا. پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جورسڈکشن قبول کی ہے کورٹ کی, لیکن کورٹ میں انہوں نے ایڈمیسیبلٹی پہ سوالات اٹھائے تھے اور ICJ نے کہا ہے کہ ان کے جو سوالات تھے بلکہ ریجیکٹ کیے ہیں وہ, اور اس کیس کو ایڈمیسیبل قرار دیا ہے. تو یہ پہلی بات. دوسری بات تھی جو بیسک لیگل کویسچن تھا کورٹ کے پاس, جس کی وجہ سے یہ پورا جو کیس ہے یا ICJ گیا, وہ یہ کہ کیا وہ لوگ جو سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جاسوس ہیں یا دہشت گرد ہیں, کیا کونسلر ایکسیس اور نوٹیفیکیشن کا حق ان کو ملنا چاہیے انڈر دی وینا کنونشن آن کونسلر ریلیشن یا نہیں. یہ لیگل گراؤنڈ تھا اس کیس کا. اس میں پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں ملنا چاہیے, بھارت نے کہا تھا کہ جو کنونشن ہے اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اور کورٹ نے کیٹیگورکلی کہا ہے کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. آپ پوری ٹریٹی کا پرپس ہی ڈیفیٹ کر دیتے ہو اگر آپ یہ کہو کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ چارج کوئی سا بھی لگا دے دہشت گردی کا یا جاسوسی کا, اور آپ کی جو رائٹس ہیں وہ کرٹیل ہو جائیں. اور انٹرنیشنلی تو غیر ملکی شہریوں کے لیے کونسلر ایکسیس اور نوٹیفیکیشن فیئر ٹرائل کا حصہ مانا جاتا ہے. تو کورٹ نے اس سب کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس لیے آن میرٹ انہوں نے پاکستان کے جو گراؤنڈ تھے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, انڈیا کی بھی ایکسیپٹ کی ہے. تیسری بات جو ہے وہ ہے ریلیف کی. اب آپ خود سوچیں, پاکستان میں مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ریلیف کی بات کر رہے ہیں, ہم جو میجر سبسٹینٹیو گراؤنڈز ہیں اس کی بات ہی نہیں کر رہے. اگر یہ چوری کا مقدمہ ہوتا, ہم پہلے کیا دیکھتے کہ کسی کو سزا کیا ہوئی ہے, یا یہ دیکھتے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے چوری کی یا نہیں کی. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ سبسٹنس پہ, ایشو پہ کیا ججمنٹ آئی ہے. تو اگر آپ اس کو انالوجی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ججمنٹ یہ آئی ہے کہ ہاں پاکستان نے بریچ کی, لیکن جو ان کو ریلیف ملی ہے اس کیس میں, جو ریپریشن ملا ہے انڈیا کو, وہ صرف ریویو اور ریکنسیڈریشن کا ملا ہے. انہوں نے ایک بہت لمبی فہرست ریلیف کی مانگی تھی, وہ سب جو ہے کورٹ نے کہا ان کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی وہ دینے کی. تو صرف ریویو اور ریکنسیڈریشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوا ہے. اچھا ریما, اب آپ نے بات کی نا ریویو اور ریکنسیڈریشن کی, تو میرا ایک سوال ہے جس کی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد یہ بھی کہا ہے بائی اے مینز آف پاکستانز اون چوزنگ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب کیا سویلین ٹرائل ممکن ہے؟ یہ ذرا سمجھائیں, یہ پوائنٹ سمجھائیں. مینز آف پاکستانز اون چوزنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا, یہ جو ریلیف ہے نا, یہ ریویو اور ریکنسیڈریشن کی, اگر آپ باقی ججمنٹ کورٹ کی پرانی اٹھا لیں جس میں میکسیکو کے, امریکہ کی اور بھی بہت سی تھیں, ایگزیکٹلی یہی لینگویج, ایگزیکٹلی یہی ریلیف ملی جو پارٹی تھی جن کی رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی تھی ان کی, اور یہی کہا گیا کہ مینز آف یور چوزنگ. اب اس کی پالیٹکس سمجھنا ضروری ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے سب جو اسٹیٹس ہیں ان کی سوورنٹی جو ہے اس پہ سوال نہیں ہو سکتا. ICJ جو ہے اس کو اپنی کنونشن کے تحت بہت لمیٹڈ جورسڈکشن ہے ان کی, وہ اسٹیٹس کے اپنے انٹرنل پروسیسز, ان کے اپنے انٹرنل قوانین میں نہیں جاتے. تو اس لیے کہنا ضروری تھا ان کا کہ آپ اپنے ہی قوانین کے تحت
रिव्यू और रिकंसिडर करें जजमेंट को। इसको मद्देनजर रखते हुए कि उनके जो राइट्स हैं कॉन्सुलर एक्सेस और नोटिफिकेशन के वो वायलेट हुए हैं, और अगर इससे कुछ प्रेजुडिस हुआ है उनकी केस को, तो जो भी ये फोरम है वो ये देखे कि अगर प्रेजुडिस हुआ है तो उसको करेक्ट करे। अब ये क्या हो सकता है, जो क्लेमेंसी की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो मर्सी पिटिशन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास या अगर प्रेसिडेंट के पास भी आगे कल को जाती है, उसको रिव्यू और रिकंसिडरेशन नहीं कंसिडर किया जाता, तो वो तो ऑप्शन नहीं है। दूसरी कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट की जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है वो महदूद है, लेकिन फिर उन्होंने कहा है कुछ जजमेंट, जैसे पेशावर हाई कोर्ट की जो जजमेंट का हवाला दिया है उसमें उन्होंने काफ़ी फार रीचिंग फाइंडिंग्स भी की हैं, तो कोर्ट ने ये पाकिस्तान पे छोड़ दिया है कि क्या हाई कोर्ट की जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है वो इफेक्टिव है इस पर्पस के लिए या नहीं। तो एक तरह से बॉल इज लिटरली इन आवर कोर्ट। रीमा, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। पाकिस्तानी फोरम, पाकिस्तानी लॉ, पाकिस्तानी फोरम, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कोर्ट, यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जाएगी। वेलकम बैक। हम कुलभूषण यादव के आलमी अदालत इंसाफ के दिए गए फैसले पर बात कर रहे हैं। रीमा उमर माहिर कानून हमारे साथ हैं। रीमा, मैं दो चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, कई लॉयर से भी मेरी बात हुई है, जब बार बार ये कहा गया इफ़ेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन। नाउ लीगल लैंग्वेज में रिव्यू मीन्स रिव्यू, यू नो दैट, रिकन्सिडरेशन क्या है। और इसमें एक और बात भी की गई है कि इस पूरे ट्रायल में जो कुलभूषण है उसको उसके राइट्स के बारे में बिल्कुल आगाह नहीं किया गया वियना कन्वेंशन के। तो क्या ये भी हो सकता है कि रिकन्सिडरेशन में नए सिरे से ट्रायल हो, या सिर्फ हम रिव्यू में जाकर के इस मामले को निपटा सकते हैं? देखिए, ये तो जो फोरम डिसाइड होता है रिव्यू के लिए वो उनका फैसला होगा। हो सकता है जैसे पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट के ऊपर ही, उसमें उन्होंने कहा था कि फेयर ट्रायल के राइट्स इतनी बुरी तरह वायलेट हुए हैं उस केस में कि उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी थी मिलिट्री कोर्ट की जो जजमेंट थी उन सब केसेस में। तो अगर ये डिसाइड करता है वो फोरम इस केस में हाई कोर्ट के उनकी डिफेंस के राइट्स जो हैं वो बिल्कुल ही बुरी तरह के, उनको कुछ बताया ही नहीं गया उनके राइट्स क्या हैं, उसकी वजह से बहुत प्रेजुडिस हुआ है उनका केस, तो फिर रीट्रायल की तरफ भी जा सकता है। लेकिन इट्स टू सून टू से, डिपेंड करता है कि जिस फोरम में ये रिव्यू जाता है वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आप पुराने केसेस इस तरह के देखें, ज़्यादा इतना कोई ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं आता, जाहिर है रीट्रायल की तरफ कम ही बात जाती है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान इंडिया का जो तारीख रही है, जैसे मैं वही कह रहा हूँ यार, किसी मतलब यार ज़िलाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने ये नहीं कहना कि यार कुलभूषण यादव साहब आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। मैं अगर आप लोग इजाज़त दें, मैं 2-3 मिसालें दूं जिससे आप बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि इवेंचुअली कुलभूषण यादव के साथ को क्या होगा। कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ऑलवेज अ प्लेजर। जी, ये कोई 4-5 मिसालें हैं। आज वो रफ़ाकत अली साहब का बड़ा अच्छा आर्टिकल जो है वो छपा है। सरबजीत सिंह 1990 में पकड़ा गया था, सजाए मौत हुई, कभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। 2013 में कोट लखपत जेल में कैदियों के साथ लड़ाई में जो है हमला हुआ तो उस पर वो मारा गया। फिर भारत ज़ाहिर है उसकी लाश पहुंची तो उसे सरकारी एजाज़ के साथ दफना दिया गया। कश्मीर सिंह 1973 में गिरफ़्तार हुआ, 35 बरस बाद 2008 में रिहा किया गया। उसका जब दिल्ली पहुंचा है तो शानदार खैर मकदम हुआ और उसने कहा जी मैं तो जसूस, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है रविंद्रा कौशिक का। नबी अहमद शाकिर के नाम से जी वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ। अच्छा, ये एक बड़ा फिल्मी सा केस है। कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, यहीं खतना भी की, शादी हुई, बच्चा हुआ, पाकिस्तान आर्मी में क्लर्क भर्ती हुए, तरक्की करते करते मेजर के ओहदे तक पहुंच गए। 16 बरस जब पकड़े गए तो उसके बाद 16 बरस कैद में रहे और 2001 में जेल में मौत हुई रविंद्र कौशिक की। रामराज 2004 में लाहौर से गिरफ़्तार हुआ, 6 बरस बाद कैद काट के जो है वापस इंडिया पहुंचा।
بھارتی اداروں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ بیچارہ 18 برس تک بھارت کے خفیہ اداروں کے لیے خدمات انجام دیتا رہا۔ Such is the fate of spies. سرجیت سنگھ 30 برس قید کے بعد کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا، مگر جب وہ وہاں پہنچا بھارت تو کسی نے اس کے اس دعوے پہ کان نہیں دھرا کہ وہ را کے مشن پہ پاکستان میں تھا، جبکہ وہ دلیل بیچارہ دیتا رہا کہ بھارتی حکومت پھر کیوں میری غیر موجودگی میں میرے خاندان کو 150 روپے مہینے پینشن دیتی رہی اگر میرا کسی سرکاری ادارے سے تعلق نہیں تھا۔ لیکن بہرحال گربخش رام 18 برس جاسوسی کے الزام میں پاکستان میں قید رہا، 2006 میں کوٹ لکھپت جیل سے رہائی ملی، لیکن جب وہاں پہنچا تو بھارتی حکومت نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ اور ایک مثال ہے ونود ساہی کی، 77 میں گرفتار ہوا، 11 برس بعد سن 88 میں رہائی ملی، بھارتی حکومت نے اسے بھی اگنور کر دیا۔ تو یہ بلا جلا کے لیکن اس میں جو میرے خیال میں کلبھوشن کیس کو اس طرح ڈسٹنگوش کریں کہ جو ثبوت ہیں ہمارے پاس، فار ایگزامپل جب پاسپورٹ ہے حسین مبارک کے نام سے، وہ تو لمبی لسٹ ہے، نہیں وہ تو 20 چیزیں ہیں، وہ جتنے مضبوط ثبوت ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی یا تو بندہ جیل میں مرتا ہے یا تو پھر رہا ہو جاتا ہے، سواپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگین یہ بات میرے ویو کو سپورٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں آپ صحیح ہے، آئی سی جے نے کیا کہا ہے کہ سزائے موت کو آپ سسپینڈ رکھیں، وہ ویسے ہی نہیں، ہم کون سے جاسوس کو پیسے بھی سزائے موت ملی ہے، میں جیل میں مرنے والی بات نہیں کر رہا، ویسے بھی زندہ جاسوس زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے always اور اس طرح، اور یہ تو بہت ہائی ویلیو ہے یار، سربجیت سنگھ اور کشمیر سنگھ نے، exactly that's what I want to emphasize۔ نہیں، آپ کی بات 100% درست ہے، this is a very high value target۔ تو اگر that sentence suspend ہوا، no big deal، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی بھارت نے کیا کہا تھا کہ ریلیز اینڈ سیف پیسج ٹو انڈیا، یار وہ آئی سی جے نے اس پنگے میں گھسنا ہی نہیں تھا، اور اگر وہ کہہ بھی دیتے کہ یار یہ تو یار انڈیا کو بھی پتا تھا، یہ تو ان کو بھی پتا تھا نا یار، دیکھو سزائے موت کا ہمیں بھی پتا تھا، I am 100% sure۔ اب اگر فرض کرو کہ آئی سی جے اپنی پوری جورسڈکشن سب کچھ پھینک کے کہتا کہ سر اس کو آپ آج ہی ریلیز کریں، تو کیا ہوتا، کیا کہ وہ بیلف بھیجتے اور کہتے کہ یار اس کو نکالو یہاں سے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا ملا کیا ہے کونسولر ایکسس۔ اچھا کونسولر ایکسس کا کیا مطلب ہے کہ سر وہ کونسولیٹ تو نہیں جائے گا نا، کونسول اس کے پاس آئے گی انڈر سرویلنس، تو کیا ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے، نو بگ ڈیل اگین۔ اچھا انفارم یا اس کو یہ آزادی ہوگی کہ بھائی تو نام لے کون سا وکیل کرنا ہے، چلو یہ بھی اگین نو بگ ڈیل، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ فائنلی کہ اس کو آپ نے آگاہ نہیں کیا کہ اس کے حقوق کیا ہے، تو کہیں گے کہ یار سر یہ ایک پرچی ہے، اس کے اوپر آپ کے حقوق لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ کے سنا رہا ہوں، سمجھ آ گئی آپ کو، سمجھ آ گئی تو انڈوکھا لگا دیں، نو بگ ڈیل، ملاقات ختم، اب چلو نو بگ ڈیل۔ تو اس کیس میں اگر میں اب اپنی ڈیسیژن دوں، ہاں، تو آئی تھنک کہ زیادہ اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے، وچ سوٹس پاکستان مور۔ یہ جو 100% کہ ہم جیت گئے، سرجیکل اسٹرائک 2.0 جو ابھی انڈیا سے نعرے لگ رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اگین کونسولر ایکسیس مل جائے گی، ریڈ ہم ہز رائٹس، پھانسی نہیں دیں گے، یہی ڈسکشن ہوئی تھی، یہی جو لسٹ آپ نے آج بتائی ہے اس پر بھی ہم نے شاید اس پر زیادہ تفصیل میں بات کی تھی، اور کنکلوژن یہی تھی کہ گھوم پھر کر سزائے موت آپ نے اناؤنس تو کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی میں خیال اناؤنس کرتے ہوئے بھی ہمیں پتا تھا، پاکستانی ریاست کو پتا تھا کہ یار یہ ایکچولی پریکٹیکلی ہم نے اس کو پھانسی نہیں دینی، یہ ایک صرف مطلب ایک چال تھی یا ایک رول آف دا ڈائس تھی یا جو بھی تھی، بیکاز دا فیٹ آف اسپائز از یوزلی ناٹ ایگزیکیوشن، اور طریقے ہوتے۔ تو ابھی بھی ون اپ ہیں ہم، ہم اپنے وہ مرے ہوئے کبے کا بدلہ لے رہے ہیں۔ جی بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ اور وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کی تیاری شروع کر دی ہے، سامان کی پیکنگ بھی شروع کر دی ہے، جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج پنجاب کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جماعت الدعوہ کے جو سابقہ امیر تھے بلکہ اب جو پیٹرن ہیں حافظ سعید، ان کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ ٹیرر فائنینسنگ کے ان کے اوپر کیسز ہیں، تو ظاہر ہے عمران خان کے جو بیگ ساتھ لے کر کے جائیں گے اس میں کم از کم جو اس کیس کی تفصیلات ہوں گی وہ ہوں گی، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں جن سے ان کی ملاقات پیر کو ہو رہی ہے وہ بہت انٹرسٹڈ لگ رہے ہیں۔ ٹرمپ بڑے خوش ہیں جی، ٹرمپ سیٹ ہے تو سب سیٹ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ آج ان کی ٹویٹ آئی ہے کہ 10 سال کی تلاش کے بعد، ہاں لگ رہا تھا کہ ڈان مووی کی
थर्ड पार्ट की ओपनिंग हो रही है कि मुंबई हमलों का सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है और पिछले 2 सालों में बहुत प्रेशर एग्जर्ट किया गया था इसको ढूंढने में। तो आज अगेन जैसे सुबह सुबह खबर आई है, किसी को बताना नहीं। हाँ, ये जो ट्रम्प है, हाँ, इन्होंने क्या कहा, 10 साल की तलाश के बाद? जी, 10 साल की। हाय, हाफिज सईद को मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प को नहीं बताना सर, नहीं, ट्रम्प को हमने नहीं, दफ्तर खारजा जो अमेरिका का है उस तक ने नहीं बताया कि हाफिज साहब जनवरी 2017 में घर में जब नज़रबंद थे, 10 माह बाद अदालत के हुक्म पे जब रिहाई हुई थी नवंबर 2017 में, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उनकी रिहाई पे नापसंदीदगी का इजहार किया था। हाँ। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 10 बरस की तलाश के बाद। देखिए, ट्रम्प बेसिकली मतलब आजकल जो ट्रम्प के साथ चल रहा है और ट्रम्प के साथ कब कैसा होता है, कुछ नहीं चल रहा होता, तो उनको भी एक विक्ट्री चाहिए। हाँ, ठीक है ना, उनको भी एक ओसामा बिन लादेन, लेकिन मुझे सिर्फ तलाश पे है। नहीं ये ट्रम्प ऐसा, मैं तो हम आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो तो लेट्स एक्सेप्ट इट ऑन फेस वैल्यू। ट्रम्प को फॉर्मली तो अरेस्ट पहली बार ही हुए ना। ट्रम्प को पता है कि उसी के मुल्क ने $1 करोड़ का इनाम भी रखा है? मैं अभी ट्वीट करता हूँ, ट्रम्प को पूछता हूँ कि सर आपको। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। वज़ीर आज़म $1 करोड़ तो लेके आएंगे, $60 अपने, और कुछ हो ना हो तो जी फरमाइए। अच्छा, जहाँ तक हाफिज़ सईद साहब की जो आज की गिरफ्तारी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाफिज़ साहब लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे, एक जो और गुजरांवाला की अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, उससे ज़मानत के लिए। तो रस्ते में CTD ने इन्हें इंटरप्ट किया और पकड़ लिया, और फिर गुजरांवाले ही की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उस जुडिशल रिमांड लेकर, जहाँ पर वो ज़मानत लेने जा रहे थे, शायद वही है। अच्छा, 3 जुलाई को हाफिज़ सईद समेत जो जमात दावा के 13 रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट मजरिया 1997 है, उसके तहत दहशतगर्दी के लिए पैसे जमा करने और मनी लॉन्ड्रिंग के दर्जन भर मुकदमात 5 शहरों में दर्ज किए गए थे। अच्छा, इल्ज़ाम ये है कि अल इन्फाल ट्रस्ट, दावतुल इरशाद ट्रस्ट, माज बिन जबल ट्रस्ट, इन जैसी जो खैराती तंजीमें हैं, उनके ज़रिए टेरर फाइनेंसिंग के लिए भारी रकूमात जमा की गई। लेकिन ये जो तमाम ट्रस्ट हैं, इनको ऑलरेडी अभी अप्रैल में बैन कर दिया गया है। ये जो अभी पीर गुज़रा है सोमवार, 2-3 दिन पहले, इनको दहशतगर्दी के लिए सरमाया जमा करने की FIR में हाफिज़ सईद और उनके 7 साथियों को नामज़द किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मंडे को चैलेंज किया गया। मुलज़िमों के जो वकील हैं, उनके AK डोगर, उन्होंने दलील दी कि ये जो मुकदमा है टेरर फाइनेंसिंग का, ये 1 जुलाई को दर्ज किया गया है, और FIR में मेरे जो मौक्किल हैं उनका ताल्लुक़ बताया गया है लश्कर तैयबा से। हालांकि बकौल उन डोकर साहब के लाहौर हाई कोर्ट ने 2009 के एक फ़ैसले में कहा कि हाफिज़ सईद की नज़रबंदी ख़त्म की जाती है क्योंकि वो लश्कर तैयबा के रुकनी नहीं है। इससे पहले 2003 में इसी लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि हाफिज़ सईद लश्कर तैयबा की क़यादत से 2001 दिसंबर में सुबकदोश हो चुके हैं, और उसके 1 महीने बाद से लश्कर तैयबा पे मुसलसल पाबंदी आयद है। लिहाजा अब ये लश्कर तैयबा से इनका क्या ताल्लुक़ है जिसकी बुनियाद पे ये मुकदमा कायम किया गया, FIR काटी गई है। तो अदालत जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि CTD की जो FIR है इसको कलअदम करार दे, जिसमें कि लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़िलहाल ये किया है कि जो हुकूमत है और इस्तग़ासा है, उसे हुक्म दिया है कि भाई 30 जुलाई तक ये जो सवालात उठाएं डोगर साहब ने, इस पे अपने जवाबात दाखिल करें। ये भी कहा था कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, ये भी डायरेक्शन दी थी, लेकिन अच्छा, मैं वापस आना चाह रहा हूँ ट्रम्प, अमेरिकन सदर ट्रम्प और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो होने वाली मुलाकात है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों आई एम गेटिंग अ गुड फीलिंग अबाउट इट, और इसकी कुछ और वजूहात हैं। मतलब पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहा मैं, अब जियोपॉलिटिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आज की जो ट्वीट है, ठीक है, अब क्योंकि ट्रम्प ने ये दावा कर दिया है, और ये जाहिर है कि ये जो बात की ना कि प्रेशर ओवर द लास्ट 2 years, मतलब कि मैंने जो प्रेशर डाला है पाकिस्तान में,
पर इसकी वजह से ये हुआ है, तो ही इज क्लेमिंग विक्ट्री, ठीक है, वी विल लेट हिम क्लेम विक्ट्री। खुश हो रहे हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि अगर आप डायरेक्शन देखें अफगान पीस टॉक्स, ठीक है, बहुत वक्त हुआ है कि कोई हमें वहाँ से कोई मतलब डराया धमकाया नहीं जा रहा अमेरिका से कि सर डू मोर। इनफैक्ट जो इंडिकेशंस आ रही हैं, जैसे अभी वो जो क्वाड्रिलैटरल टॉक्स भी हुई हैं उसमें भी पाकिस्तान शामिल था, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो हेडिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखिए, माना कि हमारी हमेशा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही रही है अमेरिका के साथ, नहीं और रहेगी मोस्ट लाइकली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस मीटिंग को देखते हुए आई थिंक ट्रांजैक्शंस तो चल रही हैं, ठीक है, वी आर डिलीवरिंग अफगान पीस टॉक्स पर, ठीक है, IMF का भी हो गया है। आई थिंक इसका एक इन्फ्लुएंस FATF पर भी पड़ेगा अगर ये मीटिंग कामयाब होती है, जो मेरा ख्याल है कि मोर और लेस कामयाब ही होगी। दूसरी बात है कि ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि वो बायपोलर ग्रेट पावर राइवलरी बहुत ज़्यादा इस एरिया को डिवाइड करे। हम 100% आई डोंट थिंक कि हमारी स्टेट भी नहीं चाहती कि 100% आप चीन के कैंप में हो या आप 100% किसी के कैंप में हो। हमें भी एक बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत है, जो हम हर फ्रंट पर मेरा ख्याल है कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर 23 या 24 को वतन वापस आ रहे हैं ना जी, तो हाफिज सईद कब तक रहेंगे? अभी रहेंगे, ब्रेक ले लें, ये कैलकुलेशन ब्रेक में कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नस्ल कुशी से पहले माहौल बनाना ज़रूरी होता है। 2015 में जब भारत के गांव दादरी में मोहम्मद अखलाक को कत्ल किया गया, इल्ज़ाम उन पर यह था कि उन्होंने गाय काटी है और गाय का गोश्त खा रहे थे। तो ये भारतीय मीडिया में भी, पाकिस्तानी मीडिया में भी और बैनुल अक़वामी मीडिया में भी हेडलाइंस बनी। लेकिन फिर इस तरह की इतनी ख़बरें आने लगी कि वो हेडलाइन में नीचे आकर आखिरकार टिकर या किसी अखबार के 5th-6th पेज में एक कॉलम बन के रही, माना कि वो ख़बर ही नहीं रही, क्योंकि अब इस तरह की इतनी ख़बरें आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद फिर जब भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स जाकर उन कातिलों से मिले और जब वो फ्रंट सीट में बैठे योगी आदित्यनाथ की रैली में, तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि कोई नई बात नहीं रह गई थी। इसी साल अब काऊ लिंचिंग का सिलसिला पुराना हो गया है। अब जय श्री राम के नारा बुलंद करके लोगों को मारना और लोगों को कत्ल करने का सिलसिला शुरू हो गया। और बिल्कुल इसी तरह इसी साल तबरेज़ अंसारी को पकड़ा गया, एक मॉब ने पकड़ा कि ये चोर है। जब पता लगा, उससे नाम पूछा और पता लगा कि ये मुसलमान है, तो उसको एक डंडे के साथ बांधकर 12 घंटे तक पीटा गया और उसको मजबूर किया गया कि कहो जय श्री राम, कहो जय श्री राम। मारने के बाद पुलिस के पास गए, पुलिस अस्पताल नहीं ले गई उसे, वो जेल में उसे बंद कर दिया। और फिर जब तक उसको आखिरकार लड़ झगड़ कर उसको अस्पताल पहुंचाया गया, तो जाहिर है उस वक्त मर गया था। ये है शायद जून की बात। और इन्हीं 2 माह में अब इतने इस तरह के केसेस आ गए हैं कि बिल्कुल तबरेज़ अंसारी का केस लाइन शायद बना होगा या 2nd या 3rd हेडलाइन। अब ये खबरें टिकर भी नहीं बनती, माहौल ऐसे ही बनाया जाता है। अब ये बात इतनी फ्रंट पर आ गई है और इतनी खुलेआम और इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि शायद वहाँ के अवाम के अंदर ये एक सेंटिमेंट बैठ गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं जो इन बातों की मजम्मत नहीं करते, लेकिन बाय एंड लार्ज और ख़ास तौर पर बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनमें तो मेरे ख्याल अक्सरियत की यही सोच है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या बड़ी बात है। हाल में ही जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर में एक रैली हुई भारत की बढ़ती हुई आबादी के बारे में कि सर बहुत ओवर पॉपुलेशन एक बहुत गलत चीज़ है। टाइटल ये था, हेडलाइन ये थी, लेकिन अंदर का कंटेंट क्या था आपको मैं क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, जो द प्रिंट एक इंडियन न्यूज़ वेबसाइट है, उसके रिपोर्टर शहबाज अंसारी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। जरा देखिए।
जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन लोगों मतलब मुस्लिम से। और जो चीज़ इनमें हराम होना चाहिए वो चीज़ हराम नहीं है। मतलब पब्लिक बढ़ती जाए, खाने बिना मर जाए, पंचर का काम करें, मोची का काम करें, ये कार्य करेंगे, लेकिन देश पे परिवर्तन, देश को विकसित करने में समर्थन नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग जो है ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। तो मतलब मुस्लिम औरतें इसलिए बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके। जी जी। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, इनके राइट छीन लिए जाएं, राइट्स इनके छीन लिए जाएं, दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इंटेलेक्चुअल लगे सर आप मेरे को। थैंक यू। सजा हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही अलग है। सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी एनालिसिस आते रहते हैं कि अगले 20 साल में या अगले 30 साल में इंडिया में हिंदूज माइनॉरिटी कैटेगरी में आ जाएंगे। इस सभा में ऐसे लोग मिले जो इस फेक न्यूज पर अब पूरी तरीके से यकीन कर चुके हैं। हमारे आने वाली जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा, कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। अच्छा, पर ऐसे तो बहुत सारे ऑथेंटिक सर्वेस हैं जो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, जिस हिसाब से जनसंख्या अभी बढ़ रही है, अगर उसी हिसाब से बढ़ती रही तब भी हर 4 में 3 आदमी हिंदू मिलेगा 2050 में भी। नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि हिंदू जो है एक ही शादी करता है और मुस्लिम ये जो है एक शादी करने के बाद फिर दूसरी करते, फिर तीसरी 4-5 बीवियाँ अपना रखते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ रही है और एक बीवियों से 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं। मोदी जी कितने भाई बहन आपको पता है? जी उस समय जो है उस समय दूसरा था, लेकिन इस समय दूसरा है। मंच से पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई भी सीरियस बातचीत नहीं हुई, बल्कि इसे यूज किया गया सिर्फ भड़काऊ भाषण के लिए। दिल्ली में मुझे एक भी मंदिर 200 साल से ज्यादा पुराना दिखाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों को नहीं रहने दिया। ये तो वोटिंग राइट की ही लड़ाई है और कोई लड़ाई है ही नहीं। पानी और बाकी रिसोर्सेज की नहीं है, वोटिंग राइट की है मेन। पानी रिसोर्स की उसका मतलब नहीं, प्यासा मरेगा आज, अब आगे आने पर हिंदू मरेगा। अच्छा, मुस्लिम में क्या कि मुस्लिम क्यों मरेगा? मुस्लिम तो वो तो कब्जा कर रहा है, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, केरल से हिंदुओं को भगा दिया। सबको चाहिए ना, पानी सबको चाहिए, लेकिन हिंदू को भगा देंगे तो सब कुछ उनका हो जाएगा ना। यहाँ मंच पर और मंच के नीचे दोनों ही जगह ऐसे लोग मिले जिन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल से सिर्फ इसलिए मतलब है क्योंकि उनके हिसाब से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। दिस इज शहबाज अंसार रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट। शहबाज भाई, और जो स्टेज पर बैठे हुए थे वो हैं यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, क्योंकि आखिरकार माहौल ऐसे ही बनाया जाता है। मैं ख्याल आज के लिए इतना ही। कल आप माहौल बनाएंगे रुवांडा का? कल हम माहौल बनाएंगे रुवांडा की जेनोसाइड का, लेकिन 25 साल पूरे हो गए। 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके लिए आपको कल तक इंतजार करना होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।